आप सभी का स्वदेश कॉन्क्लेव में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित बालाजी फाउंडेशन की पहल स्वदेश कॉन्क्लेव के तौर पर आज आपके सामने है। एपीएन न्यूज़ लगातार पिछले 2.5 दशक से अनवरत लोकोपयोगी समाचार का प्रसारण कर रहा है और हम बहुत ही तेजी से इसमें काम कर रहे हैं। अभी तक हम आपको अपनी ये जर्नी दिखाने जा रहे हैं। खबर है तो दिखेगी। इस टैगलाइन के तहत एपीएन न्यूज चैनल का संचालन एएनसी यानी एंटरटेनमेंट एंड न्यूज कम्युनिकेशन मीडिया समूह के तहत किया जाता है। एपीएन न्यूज एक पॉलिटिको लीगल 24 आवर न्यूज चैनल है जिसमें राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा प्रचुर मात्रा में लीगल खबरें प्रसारित की जाती हैं। एपीएन की पहचान निष्पक्ष, निर्भीक, विश्वसनीय और तटस्थ खबरें हैं। एपीएन को ब्रेकिंग न्यूज के साथ ताजा तरीन समाचार, विश्लेषण और टॉक शोज के लिए भी पहचाना जाता है। चैनल पर राजनीति, स्वास्थ्य, महिला, युवा, व्यवसाय जगत, मनोरंजन और धर्म समेत जन अभिरुचियों के सभी विषयों पर कार्यक्रमों का प्रसार किया जाता है। जीवन के सभी पक्षों से जुड़ी खबरों के अलावा खास तौर पर न्याय जगत से जुड़े समाचार और विश्लेषणों के लिए एपीएन की एक अलग पहचान है। देश के न्यायालयों से जुड़ी खबरों के लिए एपीएन पर विशेष बुलेटिन, कोर्ट्स राउंड अप और कोर्ट दिस वीक प्रसारित किया जाता है। तो विधि संबंधी विषयों पर विचारोत्तेजक चर्चा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम इंडिया लीगल को खास तौर पर पसंद किया जाता है। एपीएन वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय खबरों की झलक मिलती है तो मुद्दा, पक्ष विपक्ष और लोकतंत्र जैसे कार्यक्रमों में बिना किसी शोर शराबे के विषयों पर डिबेट और डिस्कशंस होते हैं। साथ ही हमारा विशेष N1 यानी नेपाल 1 चैनल उत्तर पूर्व, सीमावर्ती राज्यों और दक्षिण एशियाई देशों में प्रसारित होता है। नेपाल 1 की पहचान समाचार और इंफोटेनमेंट चैनल के रूप में है। नेपाल 1 नेपाली भाषा के साथ अब हिंदी पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे दर्शकों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। नेपाल 1 के दर्शक पूरे विश्व में फैले हुए हैं। एएनसी मीडिया समूह कई पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है। मीडिया के बदलते स्वरूप के साथ कदमताल करते हुए एपीएन ने कन्वर्जेंस और डिजिटल माध्यमों की भी शुरुआत की। एएनसी द्वारा न्यूज वेबसाइट्स apnlive.com, indialegal.com और apnnews.in का संचालन किया जाता है। प्रिंट माध्यम में इंडिया लीगल राजनीति और वैधानिक विषयों पर केंद्रित देश की एकमात्र पाक्षिक पत्रिका है। हमारी एक अन्य पत्रिका व्यूज ऑन न्यूज भारत और विश्व की प्रतिस्पर्धी मीडिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रखती है। वहीं एएनसी समूह उर्दू और हिंदी में अकबरी नाम का साप्ताहिक भी प्रकाशित करता है। हमारा प्रोडक्शन हाउस विभाग मीडिया से जुड़ी विभिन्न समन्वित गतिविधियों का संचालन करता है। हम मीडिया और मनोरंजन जगत को परिकल्पना, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस विभाग ने अब तक सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए टीवीसी, टीवी विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया संबंधी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया है। हमारी टीम के उत्साही युवा उन अनुभवी विशेषज्ञों के निर्देशन और देखरेख में काम करते हैं जिनके पास नामी प्रोडक्शन हाउसेज और कम्युनिकेशन एजेंसियों में काम करने का खासा तजुर्बा है। एएनसी के तहत एक डेडिकेटेड मीडिया मॉनिटरिंग सेवा TMM भी संचालित की जाती है, जो विभिन्न भाषाओं के 130 से ज्यादा टीवी चैनलों और प्रिंट माध्यमों का गहराई से परीक्षण करती है। इंडिया लीगल पत्रिका के जरिए आम नागरिकों को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है। इंडिया लीगल सिर्फ कानूनी बिरादरी के लिए नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, कारपोरेट जगत, सामाजिक बदलाव को वैधानिक संदर्भों और मापदंडों के मद्देनजर महत्व दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने में इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन विशेष भूमिका अदा कर रहा है। यही नहीं, एएनसी मीडिया समूह विधि क्षेत्र में नेतृत्व विकास के संकल्प को पूरा करने में अपना अहम योगदान कर रहा है।
इसी उद्देश्य से देश भर में लीगल लीडरशिप कॉन्क्लेव श्रृंखला आयोजित की जाती रही है, जिसका मकसद विधि क्षेत्र से जुड़े सामयिक विषयों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान एवं पूर्व न्यायाधीशों और कानून के जानकारों के बीच चर्चा आयोजित करना है। साथ ही ये न्याय को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। हमारा उद्देश्य स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को दुनिया के शिखर पर स्थापित होने का उत्सव मनाना है। इसी कड़ी में ये बताने में हमें अपार हर्ष हो रहा है कि पिछले साल स्वदेश 2022 कॉन्क्लेव और टूरिज्म सेक्टर की चुनौतियों और उपलब्धियों के लिए आयोजित मंथन के जरिए हमने जो संवाद की प्रक्रिया शुरू की थी, वो इस साल स्वदेश कॉन्क्लेव 2023 में 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स और देश के नीति नियंताओं के महामंच के तौर पर आपके सामने है। तो एक बार तालियां एपीएन न्यूज के लिए, जो निरंतर आपके द्वार पहुंच रहा है और घर बैठे आपको पूरे देश दुनिया का हालचाल बता रहा है। और एपीएन के बाद एक बार हम स्वदेश कॉन्क्लेव की अभी तक की जो जर्नी है उसको आपको दिखाते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों में अपने देश के लिए प्यार छलक रहा है। सच है कि जिस दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत ना हो, वो हृदय भला किस काम का। लेकिन देश के लिए केवल प्यार ही काफी नहीं है, उसे तो उन्नति के पथ पर ले जाना है। हमें भारत को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाना है जहां से ये पूरी कायनात उसे हैरत से देखने पर मजबूर हो जाए। आज देश के लिए स्वदेश का मंच सजा है। ये मंच देश के लिए सोचता है, स्वदेश की बात करता है। यहां से उठने वाली हर आवाज देश को समर्पित होती है। ये आवाज 140 करोड़ जनता तक पहुंचती है। यहां तो बस देश को तरक्की की तरफ ले जाने वालों के लिए पलकें बिछाई जाती हैं। ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। जहां लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए समाज की तस्वीर में खुशनुमा रंग भरे जाते हैं। The aspiration of 1 billion plus people. I feel very honored. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत आगे बढ़ रहा है और दिन ब दिन इसकी चमक विश्व की आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भाइयों बहनों, मैं गांव से आई हूँ। ज्यादातर वो लोग 3 जगह जाने पे हिचकिचाते हैं, थाना, डॉक्टर खाना और कोर्ट। लेकिन इसी चुनौती में उपलब्धियां भी मौजूद हैं। हम आत्मनिर्भर भारत तो बनेंगे ही, विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। वो ताकत हमारे देश में है। एक समय था भारत फॉलो करता था, आज भारत लीड करने का काम करता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के विभाग के दरवाजे मोदी जी ने युवाओं के लिए खोल दिए। स्वदेश का ये मंच एक बार फिर नई इबारत लिखने को तैयार है। बहुत खास उत्सव है इस बार। अब की बात भविष्य की होगी और तय होगा आने वाले 25 वर्षों का हिसाब किताब। दिखेगी युवा ताकत, मौजूद होंगे हमारे बुद्धिजीवी, नेता, देश के मंत्री और जनता की आवाज बनेंगी 100 मशहूर इन्फ्लुएंशियल हस्तियां। साथ ही इसमें सीधे जुड़ेंगी 10 करोड़ से भी ज्यादा जनता। वास्तव में स्वदेश आपका मंच है। आप जुड़ेंगे तो देश जुड़ेगा। और हमारे बीच हैं एपीएन न्यूज की एमडी व एडिटर इन चीफ और बालाजी फाउंडेशन की चेयरपर्सन राष्ट्रीय राय जी। तालियों के साथ स्वागत करें। इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया और हम सबको एक मंच, एक छत के नीचे बैठने का मौका दिया राष्ट्रीय राय जी ने। नमस्कार आप सबों को। और इंतज़ार की घड़ियां थोड़ी लंबी होती हैं पर ख़त्म ज़रूर होती हैं।
बस कुछ ही लम्हों में ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू होगा और उसके बाद बोलने का, सुनने का दौर भी शुरू होगा। लेकिन मैं बस इसके पहले कि अतिथि आए और हरदीप पुरी जी और तमाम मिनिस्टर्स जितने लोग आने वाले हैं आए, मैं बस 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये आम तौर पर जैसे ही आप विज्ञान भवन में आएंगे, बचपन से हमारे मन में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और वो तस्वीरें यूं होती हैं, खासकर विज्ञान भवन की, जिसमें हम देखते हैं कि एक कोई बड़ा नेता आता है और वो बोलता रहता है और सामने लोग उबासी लेते हुए, नींद से भरे हुए मजबूर होते हैं सुनने के लिए। तो ऐसा ये कार्यक्रम नहीं है। जैसे कि मैंने जैसे ही एंटर किया था, मेरी कुछ इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात हुई, तब पूरा हॉल खाली था, 2-4 लोग आके बैठे थे। तो मैंने उनको यही कहा कि ये कार्यक्रम आपका है क्योंकि ये देश आपका है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रभाव बहुत समाज पर पड़ रहा है। तो इस वजह से आप ये मानकर चलिए कि हमारी संस्था ने, हमारे चैनल ने आपको बुलाया नहीं है, आपको इसलिए यहाँ पर आना चाहिए था क्योंकि आप कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि आप इस देश के भविष्य को नई तस्वीर में बदलने वाले हैं। इसलिए जहाँ जहाँ आप लोगों ने जो जो कुछ किया है, इसकी वजह से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए ये हमारा सम्मान है कि आप यहाँ पर आए हैं और इसीलिए आपको इस बात की सजा बिल्कुल नहीं मिलेगी कि अब आप आ गए हैं तो हमें सुनना ही पड़ेगा, बल्कि आप ये तय रखिए कि आप सभी को यहाँ पर बोलना है। आज ये तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है। आज आप लोग बोलेंगे और पूरा देश, पूरी जनता और ये नेता जिनको हम सुनने के लिए मजबूर होते हैं, ये सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री राय जी। और हमारे बीच श्री हरदीप सिंह पुरी जी पहुंच चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी न्यू इंडिया के निर्माण में यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में किसी एक चेहरे का जिक्र आता है तो वो है हरदीप सिंह पुरी। देश के लैंडस्केप में शहरों का चेहरा बदला है, इसका श्रेय आपको जाता है। आप केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। आपने मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और उसके क्रियान्वयन में बेहद अहम रोल निभाया है। आपने 1994 से 1997 तक और 1999 से 2002 तक विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण और कर्तव्य निष्ठा करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के कॉन्क्लेव का पहला सत्र द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है, शेपिंग द न्यू इंडिया। और इस पहले सेशन में आप सभी सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो वो दीप प्रज्वलन के साथ होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाये गणपति
जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गायी गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिया मानस मोरे गायी गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गायी गणपति जगवंदन। बहुत बहुत शुक्रिया मधुश्री जी। अब मैं श्रीमती राजश्री राय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो सत्र परिचय कराएं और कार्यक्रम को उसके स्वरूप की ओर प्रेरित करें। श्रीमती राजश्री राय जी, तालियों के साथ स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मंत्री जी आपका, श्री हरदीप पुरी जी। हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में बोलने से पहले ये ज़रूर मैं आपको बता दूं कि इस सरकार ने बहुत कुछ किया है, इस पे कोई शक नहीं। बदला बदला सा देश अपना दिखता है, बदली बदली सी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर को बदलने में कुछ खास मंत्रालयों का विशेष योगदान रहा है। कोई भी तस्वीर तब बदलती है जब शहर बदलता है, और शहर बदलने की जिम्मेदारी हरदीप सिंह पुरी जी की है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप सिंह पुरी जी। और ये आपका स्वागत करते हुए और इन तमाम इन्फ्लुएंसेस का स्वागत करते हुए मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी सर कि आम तौर पर आप अलग अलग कार्यक्रमों में जाते रहे हैं जहाँ जनता होती है, कुछ खास और लोग भी होते हैं, विशेष अतिथि होते हैं, और आप लोग होते हैं और अपनी बातें रखते हैं। आपके आने के पहले ही मैं एक छोटा सा संवाद कर रही थी अपने तमाम इन्फ्लुएंसर्स के साथ, और मैंने ये कहा कि आज ये जनता भी हैं और जनता की आवाज़ भी हैं, इसलिए ख़ास भी हैं, और ये कॉन्क्लेव भी इसीलिए ख़ास है। लगभग 300 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स इस हॉल में हैं और बातचीत करेंगे आपसे, और वो केवल सुनने ही नहीं, सुनाने भी आए हैं, जवाब लेने भी आए हैं। ये एक अच्छी बात है, और इस उम्मीद में भी आए हैं कि जो उनकी ताकत है उस ताकत को सरकार भी पहचानेगी, आप जैसे नेता भी पहचानेंगे, आप जैसे नेता से ज़्यादा कहा जाए मार्गदर्शक पहचानेंगे, और उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है उसकी एक राह भी, एक रूपरेखा भी हमारे सामने खींचेंगे आज आप। इस उम्मीद के साथ ही मैं वेलकम करना चाहूँगी, स्वागत करना चाहूँगी हरदीप सिंह पुरी जी का। मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रदीप राय जी का, और साथ ही मधुश्री जी का, हमारे संपादक विनय जी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। तो इसी शब्द के साथ मैं चाहूँगी कि कीनोट के लिए प्रदीप राय जी इस मंच पर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, आप सब भी आज हमारे साथ हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद और स्वागत। Honorable Hardeep Singh Puri ji, the longest serving Housing Minister of India. He is Minister for Petroleum, Gas, Natural Gas and Housing and Urban Affairs. Madhusri ji, Rashri ji and Binay ji. Honorable all these young superstars, guests and other family members of India. We can find so many personalities and persons from different spectrum, from education, health, stock, finance, and other areas of society.
I congratulate Rashtriya ji for organizing such a program, especially to recognize and appreciate the efforts of these young influencers. We mention them influencers because we don't want to treat them as a natural media. If you take it from me with the definition, I will say that originally the mainstream media, which is called, has been replaced by this brainstream media. They have contributed immensely. They are still contributing in the society, and the way they are influencing the areas which was untouched, which was unexplored, are where the mainstream media lacks. In fact, they should have contributed, they should have made a program. What happens that when you start imposing something on the public in general, then public in general find its way that where they should go, and you all are reflection of the current society and the emerging India. I remember there was the day, I'm a student of history. So in 1857, Maulana Muhammad Wazir, he was the journalist. Those days, media was not like this. They used to write newspapers by hand, and those handwritten newspapers were assigned to 15 persons who have very good voice quality, and they used to read it loudly. And wherever the point when it was being read, people used to find and they used to go to listen, and 150 to 200 persons could listen the reading of the newspaper, and they all have to pay 1 rupee those days. So one single reading center you have to pay 150, almost collection of 150 rupees those days. And later the same journalist who was publisher of Delhi Akhbar, he was hanged because he supported 1857 first freedom movement. So he is the first journalist who was hanged in the freedom movement. The purpose of referring this is that when you transform from those handwritten newspaper to printed newspaper, then thereafter this social media, internet, and when you calculate everything, then you will realize that how this country and society changed. Normally newspapers, social media, they are reflection of society. If you want to understand society, you have to go to a prison, you read the newspapers, and you will find that what kind of society is this. Sometimes even films are reflection. So now the need-based content is actually being generated by all these young minds. And that need-based content is being appreciated in the way of your followings. So when you are being followed by millions, it means that you have contributed your quota and you are still in the process of such contributions. Earlier days, if you remember that all these books, novels like Kalidas, Chand Bardai, Bhushan, Tulsidas ji, they all wrote something which was reflection of those society and sanskars. In my opinion, this contribution is based on Sarvatra Mitra Bhavet, means the concept that everywhere we have to make friends. And all your followers are not only your friends, but they can also comment on you. If you are reading a newspaper, if you are watching or viewing a television, you can't comment. Even if you are not happy with the content, you can only criticize in your family, within your family, and it cannot reach to the other medium who is just forcing you. But you all, whenever you all are writing something or saying something, you all are open to seek public opinion, and sometimes you also improve yourself with those public opinions. Finally, I am a lawyer, and one thing what we all have seen, that you all have strengthened yourself in a way that you all are being welcomed and being recognized by each and every sector of society. There is one couplet of Mulama Iqbal that खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. You all have done that. But if I convert into today's word,
Sometimes you all are doing great job, but some of the influencers, even if they have following, sometimes they make silly mistakes. And those silly mistakes attract certain government action, litigation, because sometimes you fall in the IT Act, sometimes you fall in the offences under IPC. And the persons, rightly so, if they are offended, there should be a measure of rectification. And I am sure that everyone who is here, they are doing it with the full responsibility. For them, I will say thus the same thing, I just try to convert it, कि आप खुद ही तू ना कर पोस्ट ऐसा कि हर पोस्ट से पहले सरकार पूछे कि बता तेरी सजा क्या है. So, I really congratulate you all, and I am really overwhelmed to see you all here. I am really grateful, Rashri ji, that you all organized such a wonderful program. And this gathering is a memorable gathering, and this gathering, if each one of you are able to contribute for the nation, each one of you are going to contribute for the society, and ultimately, if India has to become Vishwaguru, you all gurus have contributions are also appreciated. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सर. और अब हमारे मुख्य अतिथि जी का संबोधन होगा. इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको सुनने के लिए सुबह से बैठे हुए हैं. अगर आप 2 शब्द इनके लिए कहें और इनका उत्साह बढ़ाएं तो. प्रदीप राय जी, राजश्री जी, मधुश्री जी, विनय राय जी और यहाँ उपस्थित आवर यंग फ्रेंड्स, आप ओपिनियन मेकर्स भी हो, आप सेलिब्रिटीज भी हो, you are artists, you are pioneers, you are experts, innovators, creators, but most important, I think you are change makers. So मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं. पिछले 50 वर्ष से I've done many things, but there's one thing that I have been consistent on. I am a student of change. I'm a student of history, and I'll give you an example. A very famous person who is an historiographer, E.H. Carr, who was not a historian, he was actually a part of the British, the Foreign and Commonwealth Office. He was an intelligence operative, if I remember correctly. He says, what is a fact? आजकल हम लोग जब आपस में चर्चा करते हैं तो जितने लोग मेरे मित्र लोग बैठे हुए हैं वो एक ही फैक्ट को लेके, लेट्स से इस रो में 3, 5, 8 लोग हमारे मित्र बैठे हुए हैं, वो एक अकरेंस को 8 अलग अलग तरीके से उसको डिपिक्ट कर पाएंगे. Let me give you an example which Carr gave. He said the Caesar, the Roman emperor, crossed the Rubicon, the river, on such and such date. That's a fact. That's empirically verifiable. But that fact does not reveal 1 or 2 or 3 or many facets, which is what? Was Caesar the first to cross the Rubicon? How many people? Was it 10 people who crossed the Rubicon before him, or 100 people, or 1,000 people? And how many crossed the Rubicon after him? Then I want to fast forward, और मैं ये जो आपसे मैं interaction कर रहा हूं, मैं political lens से नहीं कर रहा हूं. जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था, संयुक्त राष्ट्र में I was the स्थायी प्रतिनिधि or permanent representative. The Trump era was beginning. I've even got a book on that. I was one of the few people who predicted a Trump victory at that time. And that book is called Delusional Politics. माफ करिए, मैं अपनी किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ आपको जो आप काम करते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं. The Trump era produced what is called the alt facts. अब मैं क्यों आपको इतनी लंबी लॉन्ग वाइंडेड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं
क्योंकि जो रिटन वर्ड है, जो प्रिंट मीडिया है, मैं राजश्री जी से कह रहा था अभी कि जब प्रदीप राय जी बात कर रहे थे कि यू हैव टेकन ओवर और यू आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन द प्रिंट मीडिया, मैंने ताली नहीं मारी बिकॉज आई डोंट वांट द वर्ड टू गेट अराउंड कि मैं प्रिंट मीडिया के खिलाफ हूं, बिकॉज आई नीड देम also along with my young friends who are in the social influencers. क्या होता है फिर? then editorial comment comes in. और editorial comment क्या होता है? मान लीजिए आप ये मान के चलिए कि आपके पास दुनिया में सबसे बढ़िया न्यूज गैदरिंग टीम है और वो टीम जो है आपके सामने फैक्ट्स को एकदम अनबायस तरीके से रखती है, पर एडिटोरियल तो एक और भी काम करता है, वो अपनी ओपिनियन एडिटर साहब की या जो एडिटोरियल टीम होती है या एडिटोरियल बोर्ड होता है उसकी ओपिनियन देता है। और फिर माफ कीजिएगा, किसी ने कहा कि इसमें तो राजनीति आ गई, तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा राजनीतिक तो हर एक चीज में आएगी। द मेयर चॉइस ऑफ योर वर्ड्स, द वर्ड्स यू एम्प्लॉय will indicate what your bias is. It may not be a political bias, but it will be a human bias. And where 5 people are interacting, that human bias becomes a political bias. Because that's how political formations take place. और मैं एक चीज तो बतानी भूल ही गया, अखबार जो है ना, it's not an altruistic or a philanthropic venture. Somebody has to own a newspaper. It can be a cooperative also. Somebody has to finance a newspaper, so you come to another layer. That layer is the owner's influence. Now, in a good democracy, we are able to reconcile all these things. Why am I saying all this? The change you all have brought about is that news is no longer subject to a 12-hour or 18-hour gap. What you are able to do is to take advantage of the fact that by 2025 we will have कितने 900 मिलियन हमारे इंटरनेट यूजर्स होंगे। और अब नाउ एक मैंने एक्सप्रेशन यूज किया था पार्लियामेंट में जब कोविड पे चर्चा हो रही थी, he said the problem is, and this is where policy makers have to be careful, truth will take its time to travel whilst a lie, the truth is tying its shoelaces, I think that's the expression, whilst a lie would already have traveled halfway around the world. And therefore, the instant news, but the instant news is not the only thing. I don't mind if a good occurrence takes place somewhere, you have a landing on the moon, etc. The whole world will see it in any case. But some events are very significant. People might tend to either minimize their importance, or they may tend that doesn't serve their purpose to play it up. But the change that is taking place, all that is being replaced by an entirely new group of people. So let me start by saying I entirely agree with Pradeep Rai ji that don't underestimate your influence. You have an influence. You have an influence to inform. You have an influence to mold opinion. You have an influence to create narratives and alternative narratives where it takes place. But most important of all, because of the demographic and age advantage that you enjoy, you guys, sorry I'm to use that some term, but we use it all the time in the West and I spent a lot of time there. You guys will mold the real Amrit Kaal. Not only because you have an age advantage, but you have an understanding advantage. जितनी भी किसी अखबार की, किसी चैनल की रीच हो, मैं माफी चाहूंगा, मैं अगेन चैनल्स किसी को नहीं कर रहा हूं, but an interactive process, this is what I was telling Rajeshri ji, an interactive process between the channels and these groups will also enhance the channels and will also give a sense of belonging, a sense of participation, and a sense of contribution to the many celebrities that we have here. Now I want to, I'm sorry it's a somewhat long-winded introduction, but मैं आपको अपनी
दो मंत्रालयों के बारे कुछ बताना चाहूंगा। कभी कभी जब मैं सुबह उठता हूं एंड आजकल तो ट्रोल्स कम है, आई थिंक वो हॉलिडे सीजन पे हैं ट्रोल्स, या पता नहीं कहीं उनको लगा कि ये ऐसे लोग हैं जो इनको ट्रोल करो गलती से तो जवाब भी दे देते हैं और फिर एम्बैरेस भी कर देते हैं। देखिए, अर्बन सेक्टर के बारे आपने कहा, प्रदीप जी, आपने कहा that I've been the longest serving housing or urban affairs minister. And I don't know whether that was a compliment or it was intended. No, but I have a different way of looking at it. If you look at the good things that are happening in the urban space, and I've been a party or I've been associated with those positive changes, then I think it's a compliment. But you know, the urban space is something which the challenges are so many. और मैं आपको एक दो छोटे से उदाहरण देता हूं। जब when we became an independent country 1947 की बात कर रहा हूं, हमारी जनसंख्या उस समय कितनी थी? 35 करोड़ थी। और इस 35 करोड़ जनसंख्या में हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है 17% थी। हमारा लैंड एरिया तो चेंज नहीं हुआ। अब हमारी जनसंख्या एक 35 करोड़ से चलते 140 करोड़ पहुंच गई है, और हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 30 और 40% के बीच में होंगी। सो वी आर लुकिंग एट 2040 में 600 मिलियन पीपल, 60 करोड़ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। मैं दिल्ली के बारे में बताता हूं। जब मेरी प्रीवियस जनरेशन रेफ्यूजीज बन के आए और 7-8 लाख दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी, तो दिल्ली की 1950 या 51-52 का जो सेंसस था, उसमें दिल्ली की जनसंख्या इज रिकॉर्डेड एज 22 लाख। तो नील जी, अगर अभी हम दिल्ली की जनसंख्या कितनी होगी? 3 करोड़। उसी लैंड एरिया में अगर 22 लाख से पॉपुलेशन गोज अप टू 3 करोड़, then you have all your challenges put together. But what we have done, rather what the Honorable Prime Minister has done, I think that is important. जो 10 साल 2004 और 14 के बीच में जो यहां पे दिल्ली में यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय टोटल स्पेंड ऑन दी अर्बन स्पेस, इसका क्या मतलब है? जो भी उनकी योजनाएं थी केंद्रीय सरकार की, मैं राज्य सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्रीय सरकार की जो भी योजनाएं थी उनको सब मिला लीजिए तो 10 वर्ष में टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 1,78,000 करोड़, 1,78,000 करोड़। और मोदी जी ने जब दायित्व संभाला 2014 में, he also inherited challenges. But most of all, he inherited a negative mindset. Negative mindset ये कि urban space, people are not happy dealing with it. They thought India's future lay in the rural space, in rural development. May or may not be correct. As a result of this, the West described India as a reluctant urbanizer. But जब मोदी जी आए, उन्होंने इस चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी देखी, एंड द अर्बन स्पेंड इन द 9 years between 2014 and 23 has gone up to 18,07,000 crores, which means कहां 1.78 lakh crores to 18.07 lakh crores. You just see the increase. I can give you the statistics in all the other schemes put together. प्रधानमंत्री आवास योजना, जो उनकी योजना थी कांग्रेस सरकार की, उसमें जितने आवास बने, you can count them literally on your fingertips. We took that in the urban space to 1,19 lakh homes. अगर उसमें ग्रामीण क्षेत्र आप ज्वाइन करते हैं तो 3 करोड़ आ गए हैं। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, the waste that we produce, by waste I mean the kachra, only 15% of that waste was processed. What happened to the remaining 85%?
The evidence is there for all of you to see. You've got these huge legacy dump sites with no attention being paid how to deal with them. Today, from that 15% waste processing, we have gone to nearly 80% waste being processed. Now, I say to you, probably the amount of waste we produce has also gone up. Therefore, the figure of 78 or 80% is even more impressive. जब the स्वच्छता आंदोलन started, मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, apart from the fact when the Honorable Prime Minister was Chief Minister of Gujarat, and thereby hangs a little story, and I rewind back to 1916. Mahatma Gandhi, much before national independence is the main priority attention. Mahatma Gandhi, he was then not yet Mahatma Gandhi, he was, a very influential person with the kind of influence that you have, but of a very social kind. He was giving a lecture at the Banaras Hindu University, I think Banaras Hindu College, और उन्होंने कहा, last evening I went around. He was looking for God, but more important, he was looking for cleanliness. और उन्होंने ये कहा कि I couldn't find it, which was a severe indictment to what we were doing. The only other political leader who took that challenge up after Mahatma Gandhi was Prime Minister. Before he became Prime Minister, as Chief Minister of Gujarat, he implemented a cleanliness scheme like that. इसलिए जब उन्होंने दायित्व दिल्ली में संभाला, 15 अगस्त 2014 में उन्होंने कहा कि by the time we celebrate the 150th birth anniversary of the Mahatma, that is on 2nd October 2019, India should be open defecation free. The good news is that we were able to do it with the exception of one state, उन्होंने भी बाद में कर लिया. But the achievement comes not from the fact that जो हमने हमारा शौचालय बनाने का टारगेट था, individual household toilets या community or public toilets बनाने का टारगेट था, that was completed. No. I am very clear that the good news comes from the fact that a scheme of the government, a scheme devised by the Honorable Prime Minister, became a Jan Andolan and became a project of the people. So today on Swachhata, you don't have to make out a case. I'm not only saying this about Indore, which in this Swachhata Sarvekshan जो प्रथम स्थान जब उनको मिलता है हर वर्ष, and there's healthy competition also, but they are so good. I think people have realized that if you carry out cleanliness, sanitation, you also improve your own well-being, land value goes up, and there have been all kinds of estimates which say that so many, this is a World Health Organization, not my estimate. They say कि स्वच्छता के कारण, the स्वच्छता आंदोलन के कारण, SBM 1 के कारण, SBM 2 के कारण, हमारी जो हेल्थ सेक्टर में सेविंग्स हुई है, those are empirically verified. Today we are moving from garbage-free cities, we are moving to solid waste processing at a level which will compare with the best countries in the world. मैं, क्योंकि समय कम है, I want to go to Ujjwala scheme, मेरे दूसरे मंत्रालय में, petroleum and natural gas. पहले क्या होता था? You had to go out, collect firewood, then you used coal, then you used kerosene, and you can take the adverse toxicity impact of all those. Ujjwala Yojana आने से, and I'm making a broader point, 2014 में number of gas connections, LPG connections in the country 14 करोड़ थे करीब. आज वो 14 करोड़ 2014 में थे, आज 33 करोड़ है. और उज्ज्वला योजना जिसमें आपको फ्री कुकिंग स्टव और
गैस सिलेंडर मिला। वो 2016 में जो योजना शुरू की थी, 8 करोड़ सिलेंडर्स एंड कनेक्शंस वर गिवन बाय टिल 2019, और आज दैट फिगर स्टैंड्स एट 9 करोड़ 60 लाख। मुझसे पूछा जाता है ये 10 पे क्यों नहीं आप राउंड ऑफ करते? भाई अगर जरूरत होगी तो मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 10 पे क्यों, जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। और महामारी के दौरान व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, 3 सिलेंडर मुफ्त दिए गए। आई थिंक आई नीड टू wind up. I'll do 2 things. One is, if you look at our metro network, it's not just economically weaker section below poverty line. Why is it necessary to have a good urban transport system? For the simple reason, your policy or a good policy is moving people around, not moving cars around. Delhi to abhi bhi bachi hui hai thodi si, because you can still get from one point to another, but दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जहां पे स्मॉल डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए आधे घंटे से अधिक लगता है। आज दिल्ली मेट्रो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेट्रोज इन द वर्ल्ड, बट आई विल कम टू दैट इन अ मिनट। इसकी शुरुआत 2002 में हुई जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आज देश में 870 किलोमीटर करीब ऑपरेशनल मेट्रो है, और आने वाले कुछ ही महीनों में, 1 साल में करीब 1040 किलोमीटर और ऐड होगी, and India will have the world's 2nd largest metro system, ahead of Japan, ahead of Korea, ahead of the United States. Today, on a good day, Delhi Metro carries 65 lakh people in a day. अब इसमें again, I am taking a pot shot at those who promise freebie politics. मैं नया मंत्री बना था, और मेट्रो का यहाँ पे दाम जो भाड़ा जो है, फेयर्स 8 साल से बढ़े नहीं थे। तो जब पहला इंस्टॉलमेंट तो हो गया था मई 2017 में, जब मैं नया मंत्री बना था, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि इसको रहने दीजिए, मत बढ़ाइए। तो मैंने कहा अंकिल, इसका कैपिटल लोन कौन देगा वापस? तो उन्होंने थोड़ा हल्ला मचाया, और उसके बाद लाइन में आ गए। बिकॉज अगर आपने दिल्ली मेट्रो बनाई है 27,000 करोड़ का लोन लेने के बाद, अगर लोन लौटाएंगे नहीं तो जो बाकी मेट्रो लाइंस के लिए एक्सटर्नल फंडिंग हो रही है वो कहां से आएगी? एंड आई नाउ वांट टू कंक्लूड माय फाइनल पॉइंट। पीरियोडिकली यहां हल्ला मचता है, पेट्रोल प्राइस बड़े हाई हैं, डीजल प्राइस बड़े हाई हैं। भाई स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग कि यहां पे पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस आर लोएस्ट amongst any of the countries in our neighborhood, and the percentage of increase in comparison with other countries, US, Japan, Korea, is also the lowest. Why? Because you have a prime minister जिन्होंने जब कच्चे तेल का दाम $19.56 से बढ़कर 128 पहुंच गया, और लगा कि यहां पे दाम बढ़ेंगे क्योंकि आपके जो कंजम्पशन है, यू आर डिपेंडेंट 80% ऑन इंपोर्ट्स। तो उन्होंने क्या किया? ऑन 2 occasions, नवंबर 2021 एंड मई 2022, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज चार्ज करती है उसको कम कर दिया, और पेट्रोल और डीजल के दाम 16 रुपए और 13 रुपए, आई डोंट नो विच वे अराउंड, कम हो गए। टुडे देयरफॉर वी कैन से विद कॉन्फिडेंस we have managed to address all 3 challenges: availability, affordability, and sustainability. But sustainability, I think we will need a new session, because sustainability is the most important. How we move to biofuels, how we are moving to green hydrogen. Again, that is your generation's fuel. My generation's fuels are on the way out, as my generation is also on its way out. It's a fact. You will inherit. I mean, I was talking to Pradeep Rai ji, आप में से कुछ लोग हैं, you are 20 years old or less or slightly more. You will inherit this world and you will also shape it. So thank you very much for giving me a patient hearing, and I apologize I took a little longer than I had expected to. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी। मंत्री जी, जब आपने ये संबोधन दिया और तमाम सवालात यहाँ पे घूम रहे थे, इन सवालों के बीच में ये जो शुरू होगी पारी, और उसके पहले मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके हाथ में हमारे सर पे वो मंत्रालय है जो हमारे सर पे छत देती है,
और आपके हाथ में वो मंत्रालय है जो हम तक खाना पहुंचाने का माध्यम है, गैस वो देती है। आप अगर मुझे, हालांकि इन्फ्लुएंसर्स तो काफ़ी सारे काम करते हैं, लेकिन इन सब की एक ही इच्छा है कि आम लोग जो हैं वो उनकी बात को सुने, समझें और वो उनसे प्रभावित हो। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी मंत्री जी कि एक राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, ऐसा क्या कोई ऐसी योजना आप बना रहे हैं जिसमें सबको छत और सबसे सस्ती गैस हमें मिल जाएगी? देखिए, गैस की जब हम बात करते हैं, वी आर डीलिंग विद टू सेपरेट गैसेस। वन इज अ नेचुरल गैस एंड द अदर इज एलपीजी, जो सिलेंडर में आती है। जो एलपीजी है, दैट इज इसेंशियली, माय टीम शुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट्स इसेंशियली यूज्ड फॉर some for cooking, but largely for other purposes also, industrial purposes, for the automobile sector also, but LPG is essentially for in the rasoi. माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि the mix of gas in our fuel economy, to raise that from the current 6% or so to it's gone up by about 20% in the last year plus. What are we trying to do? We are trying to increase domestic production, and by increasing domestic production we are hoping to control the prices, but more than that we've carried out some reforms also. देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भर में क्या होगा, we can't control that too well. What we were doing earlier is जो pricing होती थी, because a large component of it comes from the outside, we used to base the price on 4 different hubs. 2 of those hubs are no longer functional, और उसमें time lag जो था 1 साल का था। अभी हम क्या करते हैं, we are taking the Indian basket of crude, उसका प्राइस लेते हैं और हर महीने हम उसको रिव्यू करते हैं, and as a result of which we've got a floor and we've got a ceiling, as a result of which you now have a very interesting situation where we are able to insulate our consumer from those kinds of shocks. Our prices internationally have gone up, but when they went up, जो मैंने आपको पेट्रोल और डीजल के बारे बताया, गैस में भी हमारी जो कंपनीज हैं उनका 28,000 करोड़ लॉस था, वो 22,000 करोड़ हमने उनको कम नहीं किया, उनको रीएम्बर्स किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ पीएनजी डोमेस्टिक कनेक्शंस, मैंने पहले एलपीजी सिलेंडर्स का आपको बताया, वो 14 करोड़ थे 2014 में, आज वो 14 करोड़ से होके 33.4 करोड़ बन गए हैं। और हमारे जो पीएनजी डोमेस्टिक कनेक्शंस है वो 2014 में 25 लाख थे, आज वो 1 करोड़ 13 लाख हो गए जून 2023 तक। और जो हमारी सीजीडी कवर्ड वो हैं डिस्टेंसेस है, वो डिस्ट्रिक्ट्स है, दे हैव गॉन अप फ्रॉम 938 in 2014 to 5,830 in June 2023, or gas production in the country has increased from 28.7 BCM in 2021 to 34.5 BCM in 22-23. This is a 20% increase. So as being marvelous policies coming from Modi government, Honorable Prime Minister, they all are being made in Delhi, but they are not properly or promoted in all small gullies, Nagar Panchayat, Nagar Palika or municipal corporation. So is there any policy of the government or department of yours so that we influencers can work with the department of you and promote and publish the policies of your department? I didn't hear your name. So Ashutosh Chaturvedi. Ashutosh ji, you've hit the nail right on the head. I think the point you are making कि काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, उसका प्रचार नहीं हो रहा। जी सर। तभी मैं आपके साथ बैठा हूं, देखो मैं आपके साथ बैठ के I want to take that message not just to the consumer. ये पॉलिटिकल चीज नहीं है, मैं बता रहा हूं। आजकल जो हमारी अध्यक्षता चल रही है G20 की, what is the global south looking, what are the developed countries looking at, is what you've done in digital India, what you've done in startup India. The whole narrative is changing. So you moved from being the 10th largest economy to the 5th largest, but you guys are all about taking this
and shaping it when we are not only the third largest economy, but 2047 mein, I think with due humility, you will be one of the two largest economies. And you have to shape that. So whatever we are doing or the government of the Prime Minister is doing, he needs all segments of the ecosystem. And you guys are a very important part of that ecosystem. Thank you. Thank you, sir. Next. Yeah, you. Good afternoon, Honorable Minister. First of all, I really want to thank APN to organize this. It feels like I'm sitting in the parliament where I can directly question the minister. So, sir, my question is that, you know, as the development has been in the last 9 years, it's been the best that India ever had. But then it creates its own problems, like you said. So we've seen that, you know, our metro cities are crossing the population of 2 crores, 3 crores now. And it's also been seen that the temperatures in the city are at least 2 to 3 degrees more than outside the city or the suburbs. So I actually don't hear a lot about it in the media, and I think you're the best person that I can ask this question to know what can be done about it. I know, and more so in the residential space, because everybody keeps expanding and there is more concrete, it absorbs more heat. And so I thought you'll be the best person to answer this. Again, this is a very important question. We are a democracy. We are a democracy with equal opportunity for everyone, no matter which part of the country you come from. You may have been born in the Northeast, but you are free to go and seek your education in another part of the country, and go looking for a job and settle down somewhere else. What happens is that the demographic shifts take place autonomously. Where we were failing earlier, and this is where the Modi government has rectified it, our policies were not being able to deal with it. अब क्या होता है कि anyone coming to look for rozgar in a city will try and find whatever is available by way of living space, and most of the time this was resulting in, you know, Juggi Jopadi kind of thing. So what we are doing under the Pradhan Mantri Awas Yojana in situ slum rehabilitation, we are now looking forward to the master plan of Delhi for 41-42. How do we deal with that? But most important for that, you know, there are people who come looking for work. They don't need to buy a place. Affordable rental housing, we have a scheme which is taking off pretty well. So there is a combination of all these efforts being made, and where I think this is different from earlier, because for the first time there has been a major application of mind, and you can see the difference. अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग तो प्राइवेट सेक्टर में भी हो रही है. आई एम नॉट टेकिंग, बट ये हमारा जो 1 करोड़ 19 लाख जो हमने सैंक्शन किए, ये फिगर कहां से आया? हमने सारे राज्यों को कहा कि आप अपनी तरफ से बताइए आपकी डिमांड असेसमेंट कितनी है. तो पहले इन्होंने डिमांड असेसमेंट भेजी, 1 करोड़ थी. बाद में लगा कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमारे को थोड़े ज्यादा चाहिए, 1 करोड़ 12 लाख होगी. हर्षजी, वी हैव ऑलरेडी सैंक्शन 1 करोड़ 19 लाख. और आप देखिए अभी पिछले 15 अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया, क्या बोला उन्होंने? मैं 2-3 आपको उदाहरण देना चाहता हूं. 2 करोड़ हमारी दीदी लखपति बन जाएंगी, नंबर 1. जो और थोड़ी अगर कसर रह गई हाउसिंग में मदद करने की, वो स्कीम अभी पूरी अनाउंस नहीं हुई. माननीय प्रधानमंत्री जी आप रेड फोर्ट से उसको अनाउंस कर रहे हैं, विच मीन्स कंसिडर डन. दे आर वर्किंग ऑन द इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, बट इट अनदर इंटरेस्ट सबवेंशन. अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 वर्टिकल्स थे. अभी ये स्कीम आएगी तो यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट ओनली सेंसिटिव टू व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट ही इज, आई थिंक, एंटीसिपेटिंग की डिमांड कहां से आने वाली है. उसलिए हम नीति भी वैसी बनाएं दैट इट इज एबल टू केटर टू दैट. सो एब्सोल्युटली ऑन टारगेट. जो लोग इलीगल कर रहे हैं, जब मान लीजिए जैसे हम बहुत अनऑथराइज कॉलोनीज इलीगली आए हैं, उनकी हमने एक योजना लाई है, द अनऑथराइज रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी, पीएम उदय. और बाकी पर अगर आप किसी और सरकारी जमीन पे जाके कब्जा कर लें तो हल तो एक ही होगा, बुलडोजर चलेगा वहां पे, और उसमें एसआईटी बनी हुई है उसके लिए. सर वो
मुझे जब आप बोल रहे थे और आंकड़े जब ढूंढ रहे थे तो मुझे आदम गोडवी की एक का शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। लेकिन जिस तरह से आपने एक एक चीज़ों को देखा है और बताया है। मेरे छोटे भाई जो मेरे मित्र हैं ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो एक जमाना था जब एक बड़े बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, वो रक्षा मंत्री बने, तो मैं उनका संयुक्त सचिव या जॉइंट सेक्रेटरी था। तो मुझे उन्होंने एक दिन बुलाया और कहा कि यार बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने बताइए नेताजी क्या है? कहता मैं उत्तर प्रदेश में तो जब कहता था यहाँ कर दो, स्कीम कर दे, तो मैं क्षमा चाहता हूं पर वहां पे उस समय सिर्फ शिलान्यास हुआ था और कोई पत्थर वत्थर लगा हुआ था कि यहां पे कुछ ऐसे सूचना दी गई। अभी अंतर यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार के दौरान शिलान्यास होगा और प्रोजेक्ट उद्घाटन होगा। बट आई वांट टू, आई थिंक आई हैव टेकन मोर टाइम। आप में से कुछ 20-25 जो भी इन्फ्लुएंसर्स आना चाहे, हम वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन ओवर टी एट माय प्लेस। थैंक यू वेरी मच। सर, लेकिन जाते जाते सर एक ये बात जरूर, आप अगर तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं इसमें से जिसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनना हो, इतना खर्च हो रहा है प्रचार पे और तमाम चीज़ों पे, जिनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनना हो, जिनको भी आपकी योजनाओं के लिए बातें करनी हो, क्या आप उनका स्वागत खुले हाथ से? मैं उनका स्वागत ही नहीं करूंगा, मैं तो अभी से आपको थैंक यू इन एंटिसिपेशन। देखिए, ये मैंने बोला, ये एक सरकार की योजना नहीं रही है, एक जन आंदोलन बन गया है। तो यार जन आंदोलन में तो आप उसके यू आर पार्टिसिपेंट्स एंड बेनिफिशियरीज ऑफ दैट इकोसिस्टम। सो आपका बहुत ही इसमें कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड एंड वी विल वेलकम इट। थैंक यू। और अब बारी स्वदेश सम्मान और स्वदेश अवार्ड की। इस लिस्ट में सबसे पहले हम स्वदेश अवार्ड दे रहे हैं डॉक्टर क्रैग कुक। डॉक्टर क्रैग कुक, बालाजी फाउंडेशन डॉक्टर क्रैग कुक को एक समाजशास्त्री, शिक्षक और वुड स्टॉक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में उनके काम के लिए सम्मानित करते हुए काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मधुश्री। अटूट समर्पण और अमिट छाप छोड़ने वाली असाधारण उपलब्धियों को इस मंच पर रेखांकित कर हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत बधाई मैम। बालाजी फाउंडेशन श्री संदीप सिंह जी को सहर्ष। एक मिनट, अभी नीम सुन भी लेना एक लाइन जरा सा मैडम की। आप सबको भी गाना है साथ में। फिर इनको बोलो। हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। हमारा पिया मोरा पिया मोरा पिया, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के प्यार। लज्जा से मरे रे जिया पिया, लज्जा से मरे रे जिया पिया रे, लज्जा से मरे रे जिया। एक बार जोरदार तालियां मधुश्री जी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू राजेश्री जी। आई एम सो ऑनर्ड एंड आप लोग मुझे बुलाए यहाँ पर, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। बहुत बहुत बधाई मधुश्री जी। और अब बारी संदीप सिंह जी। सुश्री रचना फड़के राणा ने।
हेमा मालिनी, पद्मनाभन, श्री अनंत लाढ़ा जी, पुष्कर राज ठाकुर, काव्या, प्रकाश दाबा जी, और अब मैं निवेदन करूंगी श्री विनय राय जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। इस गौरवमयी सभागार में जिस तरीके का वाद संवाद हुआ उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि अमृत काल में जब मथा जाएगा तो कुछ अमृत भी निकलेगा और कुछ विष भी निकलेगा। अमृत ईश्वर करें कि हम लोग के खाते में आए और विष जिसके खाते में जाना उसके खाते में जाए। लेकिन हरदीप पुरी जी के पास वो विभाग था जो कि रोटी कपड़ा और मकान की जो परिकल्पना की जाती थी, तो उसमें कम से कम ईंधन के रूप में आप गैस की सप्लाई कर रहे हैं और छत के लिए कम से कम आप घर की व्यवस्था कर रहे हैं। इस सभागार में जो आपने उद्बोधन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।